नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को 19 और 20 फरवरी की करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि कल आपकी संडे की क्लास ऑफ थी, करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, इसलिए संडे और मंडे तो इन 2 दिनों के करंट अफेयर को हम एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, कल मैंने आपको बोला था कि संडे है आपका, तो ऐसा नहीं कि एकदम पूरा संडे एंजॉय कर रहे हो, कुछ अपना टाइम निकाल करके जितना भी अभी तक की चीजें पढ़ाई गई उनको रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। और जैसा कि मैंने सैटरडे से जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा था, काफी लोगों ने आंसर भी दिया है, लेकिन देखिए आंसर वही लोग दे रहे हैं जो अभी तक रेगुलर बने हुए। मैं चाहती हूँ कि और भी बाकी लोग भी जो सेशन को देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिए आंसर देने की। आंसर देंगे बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, स्पेशली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और जब क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको आंसर देने का कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो कोशिश करिए आप सभी लोग आंसर देने की, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले कहना चाहेंगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य में हुआ है दोस्तों इसका उद्घाटन? तो ये किया गया है राजस्थान। जब मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ तो कोशिश क्या करिए आप सभी लोग, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन एंड ऑप्शंस खुले होते हैं, तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश क्या करिए। और जिन्हें आंसर नहीं आता है वो लोग बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से देखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अगर मैं कभी क्रॉस क्वेश्चन करूँ तो उसका आंसर वो दे पाए। चलिए आइए बात करते हैं इसके व्याख्या के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में राजस्थान में जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन देखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और ये राजस्थान के जो जिला है सिरोही जिला, वहां पे आबू रोड पे, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो है इसका उद्घाटन किया, वो उपस्थित नहीं थे, वर्चुअली रूप से किया है। और ध्यान रखिएगा इस उद्घाटन में, इस अवसर पे देखा जाए, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और गणमान्य नागरिक जो है इस अवसर पर उपस्थित थे जब ये इस अभियान को लॉन्च किया जा रहा था। ठीक है, इस अभियान को देखा जाए जो चलाया जा रहा है, इसकी शुरुआत जो की जा रही है वो ब्रह्म कुमारी संस्था के एक वन शांति वन से इस अभियान की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा ये संस्था है, ठीक है। तो वहां की जो शांति वन, बेसिकली देखा जाए इस अभियान को चलाया जा रहा है एक आपका जल शक्ति मंत्रालय और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी, इनका जो है ये संयुक्त प्रयास है इस अभियान को चलाने का। और ब्रह्म कुमारी संस्था में ही ये शांति वन उपवन है जहां पे इस अभियान की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देखिए ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, ठीक है। और इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो देखिए जो ब्रह्म कुमारी संस्था है और उस संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं और साथ ही साथ मंत्रालय यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये 2 लोगों की एक संयुक्त पहल है, एक ब्रह्म कुमारी संस्था और दूसरे की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय, इन दोनों की संयुक्त ये पहल है जल धन अभियान, यहाँ पे जल जन अभियान। और इनके माध्यम से पूरे देश भर में जितने भी 5000 से अधिक जो जलाशय हैं, ठीक है, जैसे तालाब हो गए, झीलें हो गई, जहां जलाशय, जहां पे जल जो है एकत्रित रहते हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। और ना सिर्फ संरक्षण किया जाएगा, जो पहले के जलाशय हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है जलाशय बनाने के लिए लगभग और नए नए जलाशय भी बनाए जाएंगे, जहां पे स्पेशली सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पे अगर वर्षा हो रही है तो उनको जल को एकत्रित करने के लिए जलाशय भी बनाए जाएंगे। तो ये पूरा अभियान जो है पूरा राष्ट्र में चलाया जाएगा, 8 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो जो उनके आसपास के जलाशय उनका संरक्षण करें, अपने आसपास नए जलाशयों का निर्माण करें और इसके माध्यम से वो जल को संरक्षित करने का प्रयास करें। बेसिकली अगर ओवरऑल इस जल जन अभियान का यानी कि जल से जन, मतलब लोगों को जुड़ना जल के संरक्षण के लिए, बेसिकली यही इस अभियान का उद्देश्य है। तो मतलब क्या है, मतलब ओवरऑल अगर इस अभियान का उद्देश्य देखें तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आप क्या करते हैं, वाटर यानी कि वाटर को कलेक्ट करना, जो रेन वाटर होते हैं उनको क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक है। रेन वाटर को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड
वाटर हार्वेस्टिंग। और उसी में हम देखें इसके साथ साथ ना सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग, पेड़ भी लगाना, जो कि हमारे देखिए पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमारे जल को संरक्षित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। और जल का संरक्षण करना और इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा, ये एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान है, जल जन अभियान, जिसकी शुरुआत, जिसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के सिरोही जिले से प्रधानमंत्री जी के द्वारा। पहल किसकी है? तो ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय। कौन है वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। सबसे पहला हमारा फैक्ट है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन था? इंदौर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो वाटर प्लस सिटी है। ठीक है, देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन है? इंदौर है। वही ड्रीम फ्रॉम टैप, यानी कि टैप जो होता है, नल जो होता है, उससे जो है घर घर तक जल की सुविधा पहुंचाने वाला जो पहला शहर है वो देश का, वो पुरी है। ठीक है, उड़ीसा का पुरी जो है ये देश का पहला शहर है ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला। वही बात करें जल शक्ति मंत्रालय ने, देखिए ये 21 अगस्त 2021 को, ठीक है, 21 अगस्त 2021 को सुजलम अभियान की शुरुआत की थी जल शक्ति मंत्रालय। ये 100 दिनों तक चलने वाला अभियान था। वही बात करें जो है पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा है। और अगर आपसे जिला पूछ दे तो बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये हर घर जल वाला राज्य है पहला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि वाटर से ही रिलेटेड थे और हमारे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। वाटर प्लस सिटी पूछी गई है और ये भी पूछे जाने की फिर से संभावना है, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आदि उत्सव, ठीक है, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो देखिए ये आदि महोत्सव है जिसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए जिन्हें नहीं आ रहा वो भी कोशिश करिए, गलत होगा तो उसको करेक्ट करिएगा, सही होगा तो उसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए जो करेक्ट आंसर है वो है देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं कोशिश करिए जाइए, आदि महोत्सव का जो है आनंद लीजिए, जाइए, ऐसे महोत्सव में जरूर जाना चाहिए। वहां हमें देश की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और दिल्ली में जो है आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और दिल्ली में देखिए यहाँ पे स्टेडियम है ना, आप सबको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहां पे ही ये जो राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है, ये एक तरीके से देखा जाए तो जनजातीय उत्सव है जिसका नाम है आदि महोत्सव, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, दिल्ली में इस उत्सव को देखा जाए, इस उत्सव के तहत जो है जो जनजातीय संस्कृति है, जो शिल्प है, जो खान पान है, वाणिज्य और पारंपरिक कला है और उन कला उन सबकी जो भावनाओं को ये उत्सव मनाया जाता है, उन्हीं मतलब एक तरीके से बेसिकली उनको उजागर करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए इस उत्सव का उद्घाटन जो है आयोजन किया जाता है। इस उत्सव की बात करें जो इस उत्सव को मनाया गया है किसके द्वारा, तो देखिए एक यहाँ पे जो है विभाग है जिसका ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। क्या नाम है? ट्राइफेड। ठीक है, जिसको फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्राइफेड का, कि जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड, इसी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है और ये एक वार्षिक पहल है। ठीक है, तो आपसे ट्राइफेड पूछा जा सकता है कि ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। और फुल फॉर्म इसका क्या है? जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड। अगर हम इस अवसर पे देखिए, इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, इन्होंने उद्घाटन किया तो इनको बहुत सारे उपहार मिले, वो उपहार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें लद्दाख का पश्मीना ऊन, ठीक है, और पट्टचित्र पेंटिंग, छत्तीसगढ़ का देखिए ढोकरा मूर्तिकला और श्री अन्ना टोकरी ये शामिल था, इनको उपहार दिया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारे जो है नृत्य प्रस्तुत किए गए थे राज्य के, ठीक है, जनजातीय नृत्य थे जिसको कोरियोग्राफी की गई थी। देखिए ये नृत्यांगना है राखी खरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जिन जिन राज्यों का जो नृत्य है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है फोक हो गया, डांस हो गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चूंकि बेसिकली ये चर्चा में है, आदि महोत्सव के दौरान जिन जिन उत्सव, जिन जिन नृत्यों का आयोजन किया गया है ये चर्चा में है, तो ये पूरा जो है पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कि असम से संबंधित जो नृत्य है ये देखिए, इसका क्या नाम है? बागुरुम्बा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पंथी,
पंथी नृत्य, देखिए तेलंगाना का गुसाड़ी नृत्य, मध्य प्रदेश का देखिए बेगा परधोनी, सिक्किम का तमांग सैलो, गुजरात का सिद्धि धमाल, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाओ और छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य, हरलू नृत्य, और छत्तीसगढ़ का देखिए टोकरा मूर्ति कला। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इन सारे नृत्यों का जो है आयोजन किया गया इस आदि महोत्सव में, जिसका आयोजन किया गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया गया। ट्राइफेड किसके अंतराल आता है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से चीजों को रिलेट करिए और ध्यान रखिएगा ये पैरा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ करंट के लिए बल्कि देखा जाए स्टैटिक्स पोर्शन के लिए आपके लिए ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चंस जानते हैं, सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से होते हैं बेसिकली। जो नॉर्मल चीजें तो सब कोई कर ले, लेकिन जो आपको स्कोर करना होगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन से स्कोर करेंगे। और देखिए ये सब चर्चा में है, इसलिए इसको अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, पेज पे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था, कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया और उस शो के दौरान बहुत सारे जो है प्रदर्शनी लगाए गए, वायु जो है शक्ति से संबंधित बहुत सारे जो है ऐसे ड्रोन का भी अनावरण किया गया। लेकिन एक सौर संचालित यानी कि सूरज जो है, सूर्य के जो है सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ड्रोन है जिसका नाम है सूरज ड्रोन, इसका अनावरण किया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, किस स्टार्टअप के द्वारा, टेक स्टार्टअप। तो देखिए करेक्ट आंसर पे अगर आ जाए तो देखिए गरुड़ एरोस्पेस है, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है सौर संचालित ड्रोन सूरज का। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो जाता है। तो जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने बार बार चर्चा किया है कि देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा एरो शो है जिसका नाम है एरो इंडिया, इसका 14वां जो है संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में ही इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा सेशन था, 14वां संस्करण था, ठीक है। यहाँ पे बात करें जो गरुड़ एरोस्पेस है, जो टेक स्टार्टअप है, इसने देखा जाए इस शो में कौन से एरो इंडिया 2023 शो में एक नवीन एकदम नया जो है न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा न्यू टेक्नोलॉजी है इसमें। और ये सौर संचालित वायु माफ करिएगा सौर संचालित मानव रहित टोही हवाई जो ग्लाइडर, जिसको हम क्या कहते हैं, सूरज, ठीक है, सूरज का अनावरण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा सूरज जो है, जो कि एक ड्रोन है मानव रहित जो है सौर संचालित मानव टोही हवाई ड्रोन है, और इसका जो है अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा जो है 14वें एरो इंडिया शो, ठीक है, एरो इंडिया शो में किया गया था, जो कि बेंगलुरु में आयोजित था। और इसका जो अनावरण किया गया है दोस्तों, वो देखा जाए जो पूर्व रक्षा सचिव थे डीआरडीओ के, ठीक है, डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्व अध्यक्ष थे, और वर्तमान में देखिए वो क्या है, रक्षा मंत्री के जो वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जिनका नाम है सतीश रेड्डी, इन्होंने इस ड्रोन का अनावरण किया है। देखिए यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इस समय जो है रक्षा मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, सतीश रेड्डी, ये पूर्व डीआरडीओ अध्यक्ष भी रह सके हैं, इन्हीं के द्वारा सूरज ड्रोन का अनावरण किया गया है। आइए कुछ इस ड्रोन की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला ये ड्रोन है। कौन सा ड्रोन है ये, तो आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, ठीक है, रिकॉन्सेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिकॉनेंसिस क्या होता है ये भाई, देखिए एक होता है इंटेलिजेंस का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, आप सर्वेलेंस का भी मतलब समझ रहे होंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक आपको वर्ड दिखाई देगा रिकॉनेंसेंस, ठीक है, और ये क्या होता है, ये देखिए स्टडी, एक तरीके से जो हमारे क्षेत्र होते हैं, जो मिलिट्री जो है क्षेत्र, मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया हो जिसकी स्टडी की जा रही हो, किसके लिए, मिलिट्री रीजन के लिए, ठीक है, फॉर जैसे कोई भी प्लेस हो, कोई एरिया हो जिसका स्टडी किया जा रहा है, किस रीजन से, मिलिट्री रीजन से, ठीक है। तो बेसिकली ये वही है, और इसका विशेष रूप से ये जो ड्रोन जो है डिजाइन किया गया है किस लिए, जो विशेष निगरानी के लिए, तो सेना के लिए ये इस्तेमाल करने वाला ये ड्रोन होगा, निगरानी ड्रोन है, जो हाई कमांड को वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है और जमीन पर जवानों की सुरक्षा भी करता है। इस पे देखिए जो ड्रोन है, इस पे ध्यान रखिएगा, जे आकार का, ठीक है,
पंख लगा हुआ है और ये किससे संचालित होता है, तो ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये ड्रोन है। इसकी पंख जो है वो पूरा सौर ऊर्जा से संचालित होती है। इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों तो ये 12 घंटे तक 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो ये इस ड्रोन की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की। तो देखिए इसका स्थापना दोस्तों किया गया था यहाँ पे 2015 में। मुख्यालय की बात किया जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। संस्थापक सीईओ की बात किया जाए तो अग्नेश्वर जयप्रकाश जो है वो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इस समय बहुत ज्यादा है। गरुड़ एरोस्पेस यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? देखिए नैनो यूरिया का लिक्विड जो नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र प्लांट की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जो स्वास्थ्य मंत्री और ये जो है मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में देखिए इस समय जो है मनसुख मांडविया, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनको 2 मंत्रालय मिला है। एक तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दूसरे की बात करें तो रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं ये मनसुख मांडविया। और इन्हीं के द्वारा देखा जाए जो उत्तर प्रदेश का आंवला, ध्यान रखिएगा ये 2 स्थान इंपॉर्टेंट है, आंवला और फूलपुर। यहाँ पे इन्होंने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड प्लांट का लिक्विड जो प्लांट है संयंत्र है उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आंवला फूलपुर में किया गया है इसका उद्घाटन। और अगर हम बात करें नैनो यूरिया, यानी कि ध्यान रखिएगा ये यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व तरल रूप में होता है नैनो यूरिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे जो है नाइट्रोजन प्रदान करता है पौधों को, लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस तरीके यूरिया का जो परंपरागत विकल्प है उसके ऑप्शंस में ये है। वही बात करें नैनो यूरिया, ये सबसे अच्छी हरित तकनीकी भी है और इससे प्रदूषण का समाधान प्रदान किया जा सकता है। ये इस प्रदूषण का समाधान भी प्रदान करती है। और देखिए इसके इस्तेमाल से नैनो यूरिया के आने से क्या होगा कि आने वाले जो समय है उसमें किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि करेगा। और ये एक तरीके से जो है जो किसानों की एक तरीके से निर्भरता होती है पैक्ड यूरिया पे, उस पे भी इसकी निर्भरता को कम करेगा। ठीक है, तो अभी उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ इफ्को ने जो है नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना किया है, तो आंवला और फूलपुर में किया है। चलिए आप मुझे बताएं देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट का इनॉग्रेशन कब किया गया था, कहाँ किया गया था, वो आप मुझे बताइए। ये तो उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं चूंकि उत्तर प्रदेश की, आइए उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी है लखनऊ। गवर्नर की बात किया जाए तो यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री देखिए योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पे विधानमंडल देखिए द्विसदनी विधानमंडल है जहाँ पे विधान परिषद जो है 100 सीटों वाला है और विधानसभा में 403 सीटें हैं। राज्यसभा में बात किया जाए दोस्तों संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में जो है 80 सीटें। सर्वाधिक सीटों वाला ये राज्य लोकसभा में, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला भी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है। बहुत ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। तो इसलिए जो है अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं। राज्यसभा में भी इसकी 31 सीटें हैं। ठीक है, आइए कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ देखिए जहां से क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी से तो आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख पक्षी विहार देख लेते हैं और यहाँ पे देखिए नवाबगंज पक्षी विहार है जो कि उन्नाव है। वही बात करें समस्तपुर पक्षी विहार देखिए कहाँ पे, रायबरेली में। देखिए उत्तर प्रदेश में तो पूछा जा सकता है लेकिन अगर इन डेप्थ से जाएगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में है ये पूछा जाता है। तो अगर आपने देखा नवाबगंज कहाँ पे, उन्नाव में है। समस्तपुर कहाँ पे, रायबरेली में है। और लाख बहशी कहाँ है, कन्नौज में है। ठीक है, और यहाँ पे पटना पक्षी विहार देखिए, पटना पक्षी विहार कई लोग ये सोच लेंगे कि बिहार में है, पटना की राजधानी में नहीं। पटना पक्षी विहार एटा जिले में है उत्तर प्रदेश की। विजय सागर महोबा में है और पार्वती आरंग जो कि गोंडा में है। समान पक्षी विहार की बात करें मैनपुरी में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। तो ये प्रमुख पक्षी विहार हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की। तो यहाँ पे देखिए दुधवा नेशनल पार्क है, ये सीतापुर में है, लखीमपुर खीरी में।
और वहीं बात करें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो कि चंदौली में है। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। और यहाँ पे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में ही है, दुधवा नेशनल पार्क के पास। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है। चलिए आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पहला जो है पक्षी विहार कौन सा था? आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल अच्छे से पढ़ डालिए आप लोग। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है? धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है, ये संयुक्त सैन्याभ्यास है भारत और किस देश के बीच में। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर पे चलें दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीर गार्जियन के बारे में देखा था भारत और जापान के बीच में, और अब देखिए धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है भारत और जापान के बीच में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत और जापान के बीच में ये चौथा संयुक्त सैन्याभ्यास है। ठीक है, देखिए नाम क्या है, धर्म गार्जियन। ठीक है, और ये जापान के सीगा प्रांत में फेमू इमाजू में शुरू हो रहा है। देखिए जापान में भी कहाँ पे, सीगा प्रांत में शुरू किया जा रहा है। सेमू गांव जो है यहाँ पे शिगा प्रांत में फेम इमाजू में। और इसका जो आयोजन शुरू हो चुका है दोस्तों, 17 फरवरी से शुरू हो गया है, 2 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा धर्म गार्जियन अभ्यास का। ध्यान रखिएगा ये चौथा संस्करण है। इस अभ्यास में देखिए भारत की तरफ से कौन सी सेना शामिल हो रही है, तो ये भारत की तरफ से देखा जाए भारतीय सेना के गढ़वाल रेजिमेंट, राइफल रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है कि जो डिफेंस फोर्स की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो इसमें हिस्सा ले रही है। ठीक है, इस अभ्यास में देखिए वैश्विक जो वर्तमान की वैश्विक स्थिति के परिदृश्य में जो जो चुनौतियां उनका सामना करने के लिए आपसी संयुक्त सैन्याभ्यास है, तो दोनों देशों के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसका अब जो है अभ्यास यहाँ पे इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान में रखते हुए जापान के साथ ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्णायक एवं महत्वपूर्ण है। देखिए हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास में देखिए क्या क्या शामिल है, एक तो जंगल, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में अभियान पर प्लाटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अभ्यास की शुरुआत देखिए दोस्तों 2018 से हुई थी, और 2018 से जो है दोनों देश जो है वार्षिक तौर पर धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन करते हैं, बीच में रुका था। और अभी देखिए चौथा जो है ये अभ्यास है। तो ध्यान रखिएगा धर्म गार्जियन अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी, इस साल जो हुई है वो चौथा संस्करण हुआ है, जापान में हुआ है, सीगा प्रांत में हुआ है। आइए देख लेते हैं भारत और जापान के बीच में और कौन कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये सैन्य अभ्यास था धर्म गार्जियन। वही बात करें वायुसेना अभ्यास जो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है वो शिन्यो अभ्यास है। नौसेना अभ्यास देखिए यहाँ पे एक जिम्मैक्स है। वही बात करें दोनों देशों की जो तट रक्षक है उनके बीच में एक अभ्यास का आयोजन किया जाता है, क्या नाम है, सहयोग काइजीन। ठीक है, और देखिए अभी हाल फिलहाल में जनवरी में 2023 में जो अभी हम लोगों ने बात किया, पहली बार जो है पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है वीर गार्जियन का भी आयोजन किया गया है भारत और जापान के बीच में। वीर गार्जियन जो पहला अभ्यास था ये जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल ने भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन दोनों ही यहाँ पे भारत और जापान के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगर हम धर्म गार्जियन की बात करें तो देखिए ध्यान रखिएगा ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है, थल सेना अभ्यास है। और अगर वही बात करें वीर गार्जियन की तो वायु सेना अभ्यास है, इसका भी आयोजन जापान में ही हुआ था। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए ये कुछ देश आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, फ्रांस, रूस, अमेरिका, भारत इनके भी साथ बहुत तरह के अभ्यास करता है। आप मुझे बताइए कल के मतलब हम लोगों ने बात किया था अमेरिका, तो अमेरिका के साथ भारत जो है किन किन जो है अभ्यासों का आयोजन करता है उनका नाम आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के भारत और किस देश के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर को मंजूरी दिया है। देखिए भारत और जो देश है दूसरा देश उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, किसमें सहयोग करने के लिए, विकलांगता के क्षेत्र में। और ये देश कौन सा है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका है। देखिए दक्षिण अफ्रीका का लगातार हम लोग बात सुन रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका का 2 दिन पहले भी चर्चा किया था और अभी फिर चर्चा कर रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी देखिए समझौता हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में विकलांगता के क्षेत्र में एक दूसरे देशों को सहयोग करने के लिए MOU साइन किया गया है और इस MOU को मंजूरी दे दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है,
ये समझौते की बात करें दोस्तों, तो इस समझौते से दोनों देशों के जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो वृद्ध आबादी है, उनको लाभ पहुंचेगा। ठीक है, वृद्ध आबादी को भी ये समझौता जो है एक तरीके से वो कर रहा है, लाभान्वित कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे तबके हैं जिनको अधिक जो है आधुनिक तकनीकी से संबंधित जो वैज्ञानिक तरीके, जो टिकाऊ, लागत प्रभावी सहायता, जो उपकरण होते हैं, जो भी इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण होते हैं, लागत प्रभावी होने चाहिए, आधुनिक तकनीकी से लैस होने चाहिए। इस वर्ग को बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसकी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है, बेसिकली इसके उद्देश्य की बात करें तो विकलांग क्षेत्र में जो है संयुक्त पहल के माध्यम से, यानी कि दोनों देश एक दूसरे को इस क्षेत्र में सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारिता विभाग और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के हमें 3 राजधानियां देखने को मिलती है, हम लोगों ने देखा था। आप लोग का आज काम है, आज मैपिंग नहीं शामिल, क्यों जानबूझ करके मुझे भी देख रहे हैं कि आप लोग कितनी मैपिंग कर रहे हैं। मैंने दक्षिण अफ्रीका का मैपिंग कराया, जाइए प्रीवियस वीडियोस देखिए। और अब आप मुझे दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड ये क्वेश्चन बताएंगे, जो मैंने मैपिंग किया था, तो दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच से होकर के मकर रेखा गुजरती है। आप मुझे बताइए, मैप देखें और जाके देखें कि वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काट रही है, वो नदी कहाँ से निकल रही है। और आप मुझे बताइए दक्षिण अफ्रीका में जो है कौन से पर्वत श्रेणी है, पर्वत है छोटे, तो आप मुझे वो भी बताइए कौन से है। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे उस बारे में। और यहाँ पे देखिए इसकी 3 राजधानियां देखते हैं। एक तो कैपटाउन जो कि विधायी राजधानी, कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है, और यहाँ पे ब्लोमफोंटेन जो है वो न्यायिक राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो रेंड जो है यहाँ की मुद्रा है, और सीरियल रामफोसा जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो चर्चा किया था कि दक्षिण अफ्रीका में क्या किया गया, बिजली जो है आपूर्ति नहीं होने के कारण वहां पे क्या किया, राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तो दक्षिण अफ्रीका देखिए चर्चा में रहा है। ठीक है, और भी बताइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड दक्षिण अफ्रीका क्यों चर्चा में है। आप मुझे बताइए कि हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या वहां पे हो रहा है कि वो चर्चा में है दक्षिण अफ्रीका। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे समुद्र शिला अभ्यास के लिए, ध्यान रखिएगा, देखिए ये अभ्यास नहीं है, ये उपन्यास है, था इसको ध्यान दीजिएगा, ये उपन्यास है। ठीक है, समुद्र शिला उपन्यास के लिए अकबर यहाँ पे ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है, ये उपन्यास था उनका। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि सुभाष चंद्रन। ठीक है, सुभाष चंद्रन जो है ये लेखक है, प्रसिद्ध लेखक हैं, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा है समुद्र शिला, जिसके लिए इनको जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अकबर ककटिल अवार्ड से। ठीक है, ये सुभाष चंद्रन जो है इन्हीं की उपन्यास है समुद्र शिला। इस तरह के बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जिसको अवार्ड दिया गया हो तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस अवार्ड को देखिए 17 फरवरी को एक समारोह आयोजित किया गया था, उस समारोह में दिया गया है, किसके द्वारा, एक लेखक है एम मुकुंदन, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अवार्ड की बात करें दोस्तों तो ये कोझिकोड जो कि केरल में है, कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार की स्मृति में एक ट्रस्ट के द्वारा अकबर ककटिल पुरस्कार से जो है पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है उपन्यास, बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि समुद्र शिला जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, सुभाष चंद्रन है, जिनको कौन सा अवार्ड मिला है, अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में पहली G20 संस्कृत समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। पहली बैठक है ये G20 की संस्कृत समूह की पहली बैठक, ये किस शहर में आयोजित की जाएगी, सूरत, जयपुर, भोपाल, खजुराहो। देखिए संस्कृत यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं, तो अगर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है वो खजुराहो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए इसके बारे में, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत जो हमारी संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पहली G20 संस्कृत कार्य समूह बैठक का, किसके द्वारा, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। इस बैठक की शुरुआत 22 तारीख से होगी, 25 तारीख तक की बैठक 25 तारीख तक की चलेगी बैठक। इस बैठक का आयोजन देखिए मध्य प्रदेश का खजुराहो है, जो अपनी मंदिरों जो अपने स्थापत्य कला के लिए फेमस है, मंदिर स्थापत्य के लिए, वहां पे इसकी बैठक जो है पहली G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। विषय क्या है इस बैठक का, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
और पुनर्स्थापन। ठीक है, यही पहले G20 कार्य समूह बैठक का विषय होगा। इसके अलावा जब इसका जो है ये बैठक होगी, इस दौरान एक जो है प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो वहां पे खजुराहो में एक सेंटर है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, वहां पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। किस थीम के तहत? तो प्रदर्शनी देखिए, रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स, इस शीर्षक के तहत, इस थीम के तहत एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं खजुराहो के बारे में। देखिए, खजुराहो एक प्राचीन शहर था और ये अपने मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी भव्य मंदिर विस्तृत जो है मूर्तियां हैं, काफी ज्यादा भव्य मूर्तियां बनाई गई हैं और ये स्थान देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और इस स्थान का जो निर्माण किया गया था इस क्षेत्र में, जो खजुराहो वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का, जब चंदेल शासक आए थे वहां पे, तो चंदेल शासकों के द्वारा इस खजुराहो के मंदिर का पूरा निर्माण किया गया था, जो पूरा स्मारक है। और ये लगभग बनाने में 1950 से लेकर के, माफ करिएगा, 950 से 1050 के बीच में, लगभग 100 वर्षों के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर स्मारकों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आपके लिए देखिए यहाँ से स्टैटिक पोर्शन क्या हो गया, करंट तो है ही, सबसे खजुराहो देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या देखना दोस्तों, चंदेल राजवंश के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चंदेल राजवंश के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पढ़ाया भी गया है क्लास में आपको भी, जो लोग पेड ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों ने चंदेल शासकों के बारे में बताया गया, उन्हें देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इनका समय काल क्या है। चूंकि ये लोग स्थापत्य कला के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, तो उस विषय में भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नोट दिया गया है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का शहर है भोपाल, देखिए वहां पे क्या आयोजित किया गया था, तो जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नया भी करंट अफेयर देखने को मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और जो है प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा ये 25वां अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला है, इसी का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। 25वां है, ध्यान रखिएगा। ये जो शुरुआत, ये जो मेला है, इसका आयोजन किया गया था 16 से लेकर के 18 फरवरी तक, और इसका जो है पूरा आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का जो उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये आयोजन जो है, ये मेले का आयोजन न केवल इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की विकास की गाथा का उत्सव है, जैसा कि भारत अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जिस तरीके से आगे बढ़ा है, ये मेला उसको प्रदर्शित करने में जो है सफल रहा, लोगों के सामने उसका प्रदर्शन किया। बल्कि इतना ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उन्नत प्रौद्योगिकियों में अन्य देशों के साथ सहयोग का प्रमाण भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस मेले की बात करें तो इसमें जो है उभरती प्रौद्योगिकी के 11 क्षेत्र शामिल थे, जिनका अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव है। तो ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे समाज में, जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती हैं, ऐसे क्षेत्रों के जो है, ऐसे प्रौद्योगिकी 11 क्षेत्र इस मेले में शामिल किए गए थे। तो कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, 25वां अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय उद्योग संघ के द्वारा, परिसंघ के द्वारा। आइए अब लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा, एशिया का ये सबसे बड़ा सी फूड शो है। क्या नाम है? इंटरनेशनल सी फूड शो। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य उत्पाद कार्यक्रम है, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कार्यक्रम, और यहाँ पे सी फूड शो है, जो कि कहाँ पे आयोजित होगा? कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये देखिए 3 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा, और यह ध्यान रखिएगा किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये देखिए इसके, यानी कि एक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जो कि समुद्री उत्पाद निर्यातक संघ के सहयोग से इस पूरे
जो है शो का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन देखिए किसके द्वारा किया गया, तो वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके द्वारा इस शो का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा इस शो में जैसा कि आपको पता है भारत ने कुछ लक्ष्य रखा है। अगर हम बात करें मत्स्य के क्षेत्र में 2025 तक भारत ने देखिए जो समुद्री उत्पाद होते हैं, जो समुद्र से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है। और इसी के तहत भारत ने देखिए 2025 तक 14 अरब डॉलर के समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस साल की बजट की बात करें तो कुछ जो है इस क्षेत्र से संबंधित योजनाओं को शामिल किया गया था। तो इस वर्ष जो है केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना की एक योजना की भी घोषणा की गई और इसके लिए कुछ राशि भी आवंटित या निर्धारित की गई है। 6,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निर्धारित की गई है। अगर हम बात करें मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दुनिया में जो जलीय कृषि के माध्यम से, ध्यान रखिएगा जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन में दूसरा जो प्रमुख देश है वो है भारत। ठीक है, तो भारत जो है दूसरा प्रमुख उत्पादक है देश जलीय कृषि के माध्यम से मछली का। ठीक है, और वहीं हम बात करें दुनिया में, अगर हम बात करें निर्यात के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा आता है, तो यह दुनिया में जो है मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, क्योंकि पूरे वैश्विक जो मछली उत्पादन होता है उसमें कितना परसेंट योगदान देता है भारत, तो 7.7%। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है मत्स्य पालन के एकीकृत विकास एवं प्रबंधन के लिए एक योजना भी चलाई गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है नीली क्रांति। नीली क्रांति देखिए मछली उत्पादन से संबंधित है और इसके लिए एक योजना चलाई गई थी मत्स्य पालन के एकीकृत विकास एवं प्रबंधन, और इसके लिए जो है नीली क्रांति वर्ष 2016 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। इसके पहले आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादक देश कौन सा है, क्योंकि दूसरे नंबर पे भारत आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 65वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है किसे, रुचिरा कंबोज को। इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए। वहीं बात करें थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार। भारतीय अमेरिकी जिन्हें यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है, क्या नाम है, नील मोहन। वहीं बात करें T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज बनी है कौन, दीप्ति शर्मा। ठीक है, वहीं अगला हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिसने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की है, शुरुआत किया है, क्या नाम है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत किया है, किसके साथ मिलकर के, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर के। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज मैंने भर भर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद है पूरा ना सही लेकिन मुझे एक ही दो का आंसर आप लोग करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए दोस्तों, एप्रिसिएशन मैं तभी मानूंगी जब एक्चुअल में आप लोग आंसर करेंगे मेरे पूछे गए प्रश्नों का, और आपका आंसर ही मेरे लिए एप्रिसिएशन होगा। तो कोशिश करिए आप सब लोग आंसर करने की, एक का ही आंसर करिए लेकिन आंसर करिए। बाकी वीडियो को शेयर करें आप लोग, लाइक बढ़ाइए, यही आप लोग से सपोर्ट चाहिए। बाकी चलिए डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी नोट्स बनाना भी शुरू करिए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।